आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा लेक्चर 1 था जिसमें हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ का पता करना सीखा था कि कैसे हम वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ को पता करेंगे। और इन दोनों क्वांटिटीज़ में हमने ये पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटीज़ जो थी, वेक्टर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती थी। कहने का मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती थी। और स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती थी जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था। मैग्नीट्यूड के बारे में भी हमने पढ़ा था कि जो हमारा मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और दूसरी हमारी यूनिट होती है। लेकिन आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो वेक्टर्स होते हैं उन वेक्टर्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। जब बेसिक प्रॉपर्टीज की बात आती है तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जाम्पल के द्वारा समझना चाहेंगे कि भाई मान लीजिए हमारी माँ ने हमसे कहा कि बेटा मार्केट से 2 किलोग्राम सेब लेकर के आने हैं। मैं मार्केट गया और मार्केट से मैंने 2 केजी एप्पल ले लिए। लेकिन पता चला कि शाम को जब पिताजी ड्यूटी से वापस आए तो 2 केजी एप्पल वो भी ले आए। ऐसी स्थिति में हमने ये देखा कि 2 किलोग्राम एप्पल मैं ले आया था, 2 केजी एप्पल फादर ले आए। तो अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज को, क्योंकि हमने ये देखा कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, यूनिट भी है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, यूनिट भी है। कहने का मतलब इसमें केवल मैग्नीट्यूड है। जब मैग्नीट्यूड है तो अगर हम इसकी रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड की बात करें तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड जो होगा वो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हमारा सीधी सी बात 2 + 2 = 4 kg बनेगा। यानी हमारे घर पर अब जो एप्पल का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है वो 4 kg है। इसी तरीके के दूसरे एग्जाम्पल पर हम चर्चा करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल पर जब हमने देखा तो इसमें हमने ये मान लिया कि ये हमारे रूम का गेट है और इस गेट पर हम 2 भाई, सबसे पहले ये ब्रदर 1 है और ये जो है वो ब्रदर 2 है। इन दोनों भाइयों ने गेट को ओपन करने के लिए फोर्स अप्लाइड किया और जो फोर्स अप्लाइड किया दोनों की डायरेक्शन हमें लग रहा है कि सेम डायरेक्शन। इन्होंने फोर्स जो लगाया वो 5 न्यूटन का फोर्स इस तरीके से लगाया और दूसरे ब्रदर ने जो फोर्स अप्लाइड किया वो 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया। अगर हम लोग यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो रिजल्टेंट फोर्स आपका बनेगा जाकर के 5 न्यूटन प्लस के 3 न्यूटन = 8 न्यूटन। हमने ये देखा कि यहाँ पे जो दोनों फोर्स हैं ये दोनों फोर्स बड़े आराम से जुड़ जाते हैं। लेकिन यदि ऐसा होता कि जो हमारा दूसरा भाई है, यदि ये दूसरा भाई इस पर फोर्स अप्लाइड करता, लेकिन जो ब्रदर V1 था ये अंदर की ओर दबा रहा होता और जो हमारा भाई है वो 3 न्यूटन के साथ बाहर की ओर खींच रहा होता। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लगते तो जो हमारा इस स्थिति में रिजल्टेंट फोर्स बनता वो हम देखेंगे कि 5 न्यूटन। यदि मैं इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लूं और इसे नेगेटिव एक्स एक्सिस मान लूं तो हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है वो रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि भाई हमने ये पढ़ा था पिछले वीडियो में कि वेक्टर्स जो होते हैं वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का पालन करते हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का पालन करेंगे तो इस 3 न्यूटन के फोर्स को जब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही लाने की कोशिश करते हैं तो ये जो माइनस एक्स एक्सिस है यही जो आपका प्लस एक्स एक्सिस पे लेकर के आऊंगा तो जो 3 न्यूटन का फोर्स है वो माइनस के 3 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा, जिसमें कि माइनस के 3 अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी स्थिति में हमारा ये जो नेट फोर्स है ये नेट फोर्स 5 न्यूटन माइनस के 3 न्यूटन = 2 न्यूटन का फोर्स बनेगा।
एक तीसरी स्थिति पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक तीसरी स्थिति ऐसी जिसमें जो मेरा भाई 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, अगर ये यहां 5 न्यूटन का ही फोर्स पीछे की ओर लगाने लगता, तो ऐसी स्थिति में हमारा यही जो रिजल्टेंट फोर्स बनता, वो रिजल्टेंट फोर्स 5 न्यूटन यहां कर देने से ये 0 न्यूटन हो जाता। ऐसी स्थिति में जो हमारा गेट था, वो गेट ना अंदर की ओर जाता ना बाहर की ओर आता, गेट जहां था वहीं के वहीं रहता। तो यहां हमने इन दोनों उदाहरणों को अगर हम देखें तो दोनों उदाहरणों से हमें ये पता चल रहा है कि हमारा पहला एग्जाम्पल जो था, इस पहले एग्जाम्पल में 2 किलोग्राम एप्पल जो थे वो रिजल्टेंट 4 किलोग्राम ही आ रहा था। लेकिन यहां जो फोर्स अप्लाइड किया जा रहा था, उस फोर्स की जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के चेंज होने से जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, उस रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। यहां से हमने देखा कि रिजल्टेंट फोर्स 8 न्यूटन भी पढ़ा था हमने, उसके बाद 2 न्यूटन भी पढ़ा। जब ये दोनों बराबर है तो हमने 0 न्यूटन भी पढ़ा। एक तीसरे एग्जाम्पल पर भी चर्चा कर लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने देखा होगा कि जब सब्जी वाला कोई एक ट्रॉली लेकर के आता है, सब्जी का ठेला, तो हम लोग देखते हैं कि जो सब्जी का ठेला है, इस सब्जी के ठेले को यदि एक व्यक्ति 5 न्यूटन के फोर्स से ऐसे करके धकेल रहा है और दूसरा व्यक्ति इधर से 5 न्यूटन के फोर्स से इधर की ओर धकेल रहा है, तो हम क्या देखेंगे? अगर देखें तो फोर्स तो दोनों लोग लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे दिमाग में तो ये आता है कि भाई 5 न्यूटन और 5 न्यूटन दोनों 10 न्यूटन हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं, हम ये देखते हैं कि ये जो आपकी ट्रॉली थी वो न इधर जा रही है ना ही इधर जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पे जो नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स कितना है? 0। अर्थात ये जो नेट फोर्स था वो कहीं ना कहीं डायरेक्शन पर डिपेंड किया, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटीज है। तो हमने यहां से देखा कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, उन वेक्टर क्वांटिटीज के रिजल्टेंट को चेंज करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अपनी भूमिका निभाते हैं। अर्थात रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज आर डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे कुछ वेक्टर क्वांटिटीज की बेसिक प्रॉपर्टीज की ओर देखा। हम ये कह सकते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इन वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि डायरेक्शन बदलने से भी जो हमारा रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट चेंज हो जाता है। आगे चर्चा करते हैं। जो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स है, वो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स कौन सी हैं? बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे सबसे पहले पॉइंट में आप लोग ध्यान देना, बेहद जरूरी पॉइंट है, क्योंकि अभी हमने ये पढ़ा था कि अगर 5 न्यूटन और 5 न्यूटन के 2 फोर्स अप्लाइड किए जाए, हमने इसमें कोई डायरेक्शन की बात नहीं की है, हमने सिर्फ ये कहा है कि 5 न्यूटन के 2 फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाइड किए जा रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि फोर्स 10 न्यूटन ही होगा, फोर्स 0 भी हो सकता है, फोर्स 10 न्यूटन और 0 न्यूटन के अलावा कुछ और भी हो सकता है। ये सारी चीजें जो डिपेंड करी वो डायरेक्शन पर डिपेंड करी, और जब डायरेक्शन पर ये डिपेंड कर रही है तो अब हम आगे देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले पॉइंट में बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमने देखा है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनमें हमें ये लगता है कि इसमें डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन होते हुए भी वो क्वांटिटीज स्केलर होती है। ऐसा क्यों? देखिए, जैसे कुछ मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। टाइम, आपका टेम्परेचर, आपका करंट,
ये ऐसी क्वांटिटी हैं जिनमें हमने पीछे वाले जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि टाइम स्केलर था, टेम्परेचर हमने देखा था कि स्केलर था, करंट भी हमने देखा था कि स्केलर था। वैसे करंट टेंसर है, लेकिन हम स्केलर और वेक्टर की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में करंट को हम स्केलर के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। आगे चर्चा करिए। टाइम स्केलर, टेम्परेचर स्केलर, करंट स्केलर, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो इन तीनों में डायरेक्शन होती है। जैसे टाइम की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो टाइम की जो डायरेक्शन है, हम लोग देखते हैं टाइम कैसे चलता है। टाइम पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से कहां चलता है, फ्यूचर। सब जानते हैं पास्ट से प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट से फ्यूचर में चल रहा है। टेम्परेचर की बात अगर हम करें तो टेम्परेचर में हमें सीधी सी बात हमें पता चलती है कि जब दो बॉडीज के टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं तो टेम्परेचर हीट के रूप में कम टेम्परेचर वाली वस्तु की ओर फ्लो होता है या चलता है। कहां से, अधिक टेम्परेचर की वस्तु से। इसका मतलब जो आपका टेम्परेचर है वो अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित हो रहा है। करंट की अगर हम लोग बात करें तो करंट में भी हम जानते हैं कि करंट हमेशा, क्योंकि करंट में डायरेक्शन होती है, फ्लो की डायरेक्शन होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, ये हमारी कोई एक कॉइल है और यहाँ पर हमने एक बैटरी जोड़ी है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर हम लोग देखेंगे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो होता है उसके कारण जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के चलने की दिशा के विपरीत होती है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चलेंगे, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन इनके अपोजिट। अपोजिट का मतलब इस तरीके से करंट की डायरेक्शन होगी, ये करंट ऐसे इसमें फ्लो हो रही होगी। हमने देखा कि जो करंट है वो करंट सदैव पॉजिटिव टर्मिनल से चलती है और नेगेटिव टर्मिनल तक जाती है, अर्थात करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। यहां से हमें एक कॉमन शब्द मिला कि वही टाइम, टेम्परेचर, करंट, इन तीनों में हमने देखा कि जो डायरेक्शन है वो फिक्स है। और जिन क्वांटिटी की डायरेक्शन फिक्स होती है, ये अच्छे से याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जिन क्वांटिटी की डायरेक्शन फिक्स होती है वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होती, वो सभी क्वांटिटी स्केलर होती है। जैसे टाइम, टेम्परेचर, करंट। टाइम की डायरेक्शन हमें पता है कि या तो पास्ट से प्रेजेंट चलता है, प्रेजेंट से फ्यूचर चलता है। टेम्परेचर की हमें पता है कि अधिक टेम्परेचर वाली वस्तु से कम टेम्परेचर वाली वस्तु की ओर जाएगा। करंट का हमें पता है कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होना चालू होगा, नेगेटिव टर्मिनल पे जाकर के पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वांटिटीज जो हैं इनमें हमें डायरेक्शन जो दिख रही है वो डायरेक्शन फिक्स है, अर्थात यूनिवर्सल ट्रुथ है कि टाइम पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर में चलेगा। ये स्पष्ट है कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर अधिक टेम्परेचर वाली वस्तु से कम टेम्परेचर वाली वस्तु की ओर जाएगा। करंट का श्योर है कि पॉजिटिव टर्मिनल से बहना चालू होगी, नेगेटिव टर्मिनल तक जाएगी, अर्थात ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। और ऐसी स्थिति में जहां डायरेक्शन फिक्स होती है वहां सीधी सीधी सी बात है कि वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होती, बल्कि कैसी होती हैं, स्केलर होती है। इसीलिए टाइम, टेम्परेचर, करंट, ईटीसी और भी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो जिनमें डायरेक्शन फिक्स होती है लेकिन वो क्वांटिटीज स्केलर होती है। पहली बात ये मुझे लगता है क्लियर हुई होगी कि वेक्टर्स का एक ये प्रॉपर्टीज है कि अगर हमें डायरेक्शन दिख भी रही है और वो डायरेक्शन अगर फिक्स है तो वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होगी। वेक्टर तभी होगी जब डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में हम लोग ये पढ़ लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स।
हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीका है, क्योंकि भाई वेक्टर कहीं ना कहीं स्केलर की दुनिया से अलग है। स्केलर की दुनिया में डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, जबकि वेक्टर की दुनिया में डायरेक्शन का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। डायरेक्शन में वो ताकत होती है जो किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज की रिजल्टेंट को चेंज करने की ताकत रखती है। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से हम जानते हैं हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जो जॉब है, नौकरियां हैं, वो अलग अलग नौकरियां हैं। कोई पुलिस फोर्स में काम करता है, कोई आर्मी फोर्स में काम करता है, कोई लॉयर होता है, कोई डॉक्टर होता है। हमें पता है, अगर हमें डॉक्टर की पहचान करनी हो तो हमें मालूम है कि अगर वाइट ड्रेस, वाइट कोट है तो हम आसानी से पहचान लेंगे कि वो वकील। यदि खाकी ड्रेस है तो हम बड़े आराम से कह देंगे कि वो फोर्स में है, अर्थात वो पुलिस में जॉब कर रहे हैं। अगर ब्लैक कोट है तो हम बड़े आराम से कह देंगे कि वो एडवोकेट है। इसी तरीके से हमारे पास ऐसा कोई एक सिम्बलाइजेशन होना चाहिए जिसके द्वारा हम वेक्टर्स की पहचान कर सकें, दूर से ये बता सकें कि ये वेक्टर है। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए वेक्टर क्वांटिटीज को एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कैपिटल ए एक वेक्टर क्वांटिटीज है, तो भाई इसमें और स्केलर क्वांटिटीज में डिफरेंस क्या है? वो तो हम जानते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का डिफरेंस है कि मैग्नीट्यूड तो दोनों में होता है, लेकिन डायरेक्शन सिर्फ किस में है? वेक्टर में है। इसमें डायरेक्शन हो रहा है और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का पालन कर रहा है। लेकिन अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर दिखाना है इसे, तो भाई कुछ स्पेशली हमें इसके साथ करना होगा। जैसा हम देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स में वेक्टर्स को उस लेटर को बोल्ड करके भी रिप्रेजेंट करते हैं। यदि इस लेटर को बोल्ड कर दिया जाए तो एनसीईआरटी की बुक्स में इसे वेक्टर क्वांटिटीज की तरह रिप्रेजेंट किया है। लेकिन जनरली हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एरो, इस तरीके का एक ताज लगा देते हैं इसके सर पर, जिससे हमें दूर से ही पता चल जाता है कि भैया ये कौन है, कि ये वेक्टर क्वांटिटीज है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बड़े आराम से पता कर लेते हैं भाई इसमें तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन और होगी। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर। तो एक इसका तरीका यह है कि इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बात ये आई, इसमें दोनों चीजें हैं। क्या क्या? एक मैग्नीट्यूड है और दूसरी इसके अंदर डायरेक्शन है। जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हैं तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करें? इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मॉड फंक्शन। और जो मॉड फंक्शन है, इस मॉड फंक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में हम अपना वो वेक्टर्स अगर लिख देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड सदैव पॉजिटिव होता है। अगर आपको लगता है कि नेगेटिव अगर इसमें है तो वो किसी वेक्टर क्वांटिटीज में नेगेटिव जो है वो केवल अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आपका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है, और इस मैग्नीट्यूड को हम मॉड फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ने पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक तरीके की रिप्रेजेंटेशन की हमें और जरूरत पड़ती है, जिस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हम लोग वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करें? इसके लिए ये जो एरो का चिन्ह है, इस एरो के चिन्ह में इसे हम टेल कहते हैं, इसे हम लोग हेड कहते हैं, और इसकी जो ये लेंथ है, ये लेंथ रिप्रेजेंट करती है किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। और ये जो एरो का चिन्ह है, ये एरो का चिन्ह रिप्रेजेंट करता है उस वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन। अर्थात लेंथ इज रिप्रेजेंट टू मैग्नीट्यूड एंड
एरो इज रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन। अब एक यहां पे संशय उठा कि क्या कहीं अगर डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू 10 मीटर लिखा हुआ है और जो डायरेक्शन लिखी है वो डायरेक्शन हमने लिख दिया कि ईस्ट डायरेक्शन, तो क्या इस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 मीटर लंबी लाइन हमें खींचनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। हम एक एरो बनाएंगे और इस एरो में इस तरीके से 10 मीटर हम लिख देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो वेक्टर है इस वेक्टर की लेंथ 10 मीटर है और जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट कर ही रहा है। आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर हम लोग ये देखते हैं, जैसे डायरेक्शंस की बात होती है तो डायरेक्शंस में वही बहुत छोटे में जो हम एक कहानी पढ़ते थे दिशाओं को जानने के लिए, कितनी दिशाएं आप जानते हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। बड़े आराम से हम पता कर सकते हैं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये आपका ऑरिजिन पॉइंट है। कहने का मतलब जिस तरफ सूर्य निकलता है उस तरफ अगर हम मुंह करके खड़े हो जाएं तो उधर ईस्ट, ठीक उसके पीछे वेस्ट, और अगर दोनों हाथों को हम फैला लें तो इस तरफ आपकी नॉर्थ और ये हाथ जो रिप्रेजेंट करेगा वो साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए इसमें हम चर्चा करते हैं। भाई हम ये अच्छे से जानते हैं कि ये जो डायरेक्शंस हैं, इन डायरेक्शंस में, क्योंकि हमें ये नजर आ रहा है कि ये 4 ही डायरेक्शन है, लेकिन इन डायरेक्शंस के बीच में भी जैसे हम ये जानते हैं कि ये नॉर्थ और ईस्ट, इन दोनों के बीच में ये नॉर्थ ईस्ट होता है, लेकिन इसे नॉर्थ ईस्ट कहेंगे कब? इसके लिए भी एक कंडीशन है, क्योंकि हम जनरली ये भूल करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी अगर वेक्टर है तो हम तुरंत ही कह देते हैं कि उसकी जो प्लेन है वो नॉर्थ ईस्ट प्लेन है, लेकिन नहीं। नॉर्थ ईस्ट तभी होगा जब ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा। इसी तरीके से ये ईस्ट साउथ तभी होगा जब ये 45 डिग्री और ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा। ये वेस्ट नॉर्थ तभी होगा जब ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा। इसी तरीके से ये वेस्ट साउथ तभी होगा जब ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि जब इस तरीके की स्थिति है तो फिर इन एंगल के अतिरिक्त अगर कोई दूसरा एंगल हुआ तो ऐसी स्थिति में हम उस डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बहुत इजी है, बहुत समझने वाली बात है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जैसे सपोज करिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये हमारी चारों डायरेक्शंस हो गई, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। हम लोग जानते हैं कि अगर एक वेक्टर इस तरीके से है जहां ये एंगल जो है वो कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का एंगल है। अर्थात ये वेक्टर ईस्ट डायरेक्शन के साथ अगर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, हमें मालूम है कि अगर ये 40 डिग्री का होता तो हम नॉर्थ ईस्ट लिख देते, लेकिन ये 45 डिग्री से डिफरेंट एंगल है। और जब ये 45 डिग्री से डिफरेंट एंगल है तो अब इसे हम नाम क्या दें? तो ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन कहलाएगी 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखिए जो ये एंगल है वेक्टर और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में है, अगर ये 45 डिग्री का होता तो हम नॉर्थ ईस्ट कह देते, लेकिन ये 45 डिग्री से डिफरेंट है, 60 डिग्री का है, इसीलिए इस 60 डिग्री के एंगल के लिए हम डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करें? तो बिल्कुल आसान तरीका है कि इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच में ही है ये। हम यहां से शुरू करेंगे और इसके साथ ये एंगल बना हुआ है तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो ये एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री। इसे हम किस तरीके से लिखेंगे? इसे इस तरीके से लिखेंगे 30 डिग्री
अब ये नॉर्थ के साथ है, सीधी सी बात ये डाल दीजिए कि ऑफ में वो डायरेक्शन आनी है जिस डायरेक्शन के साथ ये एंगल बना हुआ है। जैसे ये 30 डिग्री नॉर्थ के साथ है, लेकिन है कहां से? ईस्ट, तो ये हम इस तरीके से लिखेंगे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। एक रिप्रेजेंटेशन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फोर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा रहा है कि भाई 40 डिग्री साउथ, या आप ऐसे मान लीजिए 10 न्यूटन, कोई आपको फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन 40 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। अगर इस तरीके से आपको कोई वैल्यू दी है और आपसे ये कहता है कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिए, तो बेहद आसान है। देखिएगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सबसे पहले हम एक वेक्टर बनाएंगे। हमें पता है कि ईस्ट और साउथ, इनके बीच में ईस्ट और साउथ ये है, वेक्टर बनाएंगे। लेकिन मैंने आपसे ये कहा है कि जो एंगल बनता है वो एंगल ईस्ट के साथ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ के बाद। तो ये इस तरीके से हमने वेक्टर को बनाया, और ये एंगल जो बना, इसी एंगल को अगर हम 40 डिग्री कह देंगे तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन इसमें आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा ग्राफ पेपर होता है, उस ग्राफ पेपर में सेंटीमीटर में या खाने होते हैं, उनमें खानों में हमें मानना पड़ेगा कि दो जो खाने हैं उन्हें हमें मानना पड़ेगा कि वो 1 न्यूटन के बराबर है। तो हमें ऐसे करके जो जाना पड़ेगा, इस तरीके से जो चलना पड़ेगा, वो हमें कितने खाने, या आप सेंटीमीटर ले लीजिए, लेंथ को नाप लीजिए कि 1 सेंटीमीटर में हमने 1 न्यूटन मान लिया। तो हमें 10 न्यूटन चलने के लिए कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? 10 सेंटीमीटर। तो हम ये पूरी डिस्टेंस कितनी चल जाएंगे? 10 सेंटीमीटर चल जाएंगे। तो हम इस वेक्टर क्वांटिटीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरीके के क्वेश्चन आपकी बहुत सारी कंपटीशंस में भी पूछे जाते हैं, तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर लेंगे। लेकिन देखिए, जैसे अगर हमें इस तरीके की स्थिति दे दी, ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और हमसे ये पूछा जाए कि भाई दोनों की डायरेक्शन तो सेम है, क्या इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है? भाई साहब नहीं, हम इन्हें इस तरीके से लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। दूसरी बात एक और जान लीजिए, जैसे एक वेलोसिटी लिखी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डायरेक्शन, दूसरी लिखी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट डायरेक्शन। अब आप इसमें ये नहीं लिख सकते कि वेक्टर v1 इज इक्वल टू वेक्टर v2, नहीं भाई, क्योंकि इन दोनों के इक्वल होने के लिए आपके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड तो बराबर है, एक जैसा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, यूनिट भी है, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसी स्थिति में v1 वेक्टर v1 इज नॉट इज इक्वल टू वेक्टर v2, केवल हम ये लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर v1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर v2, अर्थात दोनों वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, दोनों वेक्टर आपस में इक्वल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक तीसरी प्रॉपर्टीज की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है? तीसरी प्रॉपर्टीज देखिए, तीसरी प्रॉपर्टीज में हम लोग ये देखते हैं कि अगर किसी वेक्टर को, ये हमारा एक वेक्टर है, अगर इस वेक्टर को 2 पाई के एंगल से घुमा दिया जाए तो इस वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। यदि किसी वेक्टर को 360 डिग्री के एंगल से रोटेट कर देंगे तो उस वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अर्थात वो चेंज नहीं होगी। जैसे लीजिएगा,
हमने ये 360 से घुमाएंगे तो वहीं के वहीं तो आ गए। जैसे मान लीजिए मैं अभी इस तरीके से खड़ा हूँ, पूरा 360 घूमूंगा तो आपके सामने इसी तरीके से आकर के खड़ा हो जाऊंगा। कहने का मतलब वेक्टर की डायरेक्शन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस पॉइंट में हम लोग ये पढ़ते हैं कि अगर किसी वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए तो उस वेक्टर की डायरेक्शन नहीं बदलती। मतलब हमारे पास कोई एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हमने उसके पैरेलल में, ये वेक्टर है, इस वेक्टर के पैरेलल में हम इसे शिफ्ट कर रहे हैं। आप लोग देखिएगा, अगर पैरेलल में हम इसे शिफ्ट करेंगे, यहां से ला करके इस वेक्टर को हमने इस तरीके से यहां पर रख दिया, तो भाई इस वेक्टर की डायरेक्शन में किसी भी तरीके की कोई चेंजिंग नहीं होगी। इस आइडेंटिटी का, ये जो प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज का आगे बहुत महत्वपूर्ण उपयोग आने वाला है, बहुत बेहद महत्वपूर्ण यूज है इसका। देखते हैं आगे क्या यूज है। अगले पॉइंट पे हम लोग पहुंचते हैं, पांचवा पॉइंट। पांचवें पॉइंट में हम ये पढ़ेंगे कि जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उन वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ। कौन सी शर्त है वो शर्त यह है कि वेक्टर क्वांटिटीज को तभी जोड़ सकते हैं, तभी घटा सकते हैं जब उनकी यूनिट सेम होगी। कहने का मतलब यह है कि वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड ओनली विद अनदर वेक्टर क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट। हम तभी एक क्वांटिटीज को दूसरी क्वांटिटीज के साथ जोड़ सकते हैं, तभी घटा सकते हैं जब उसमें जोड़ी जाने वाली दूसरी जो क्वांटिटी है उसकी यूनिट सेम। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ शादी संबंध जो होते हैं, जो वैवाहिक बंधन में लोग बनते हैं, उनमें 80% संबंध ऐसे होते हैं जिनमें जातीय प्रथा को देखा जाता है, सजातीय बंधन को देखा जाता है। हम जानते हैं कि जिस कास्ट की लड़की है, यदि उसी कास्ट के लड़का है, तो उनकी जो मैरिज है, उस मैरिज को 80% हमारे यहाँ स्वीकृति दे दी जाती है। 20% में तो भाई अपवाद है, वो आप सब जानते हो। हाँ, वो आप भी जानते हैं कौन सी है, लेकिन 80%, क्योंकि हमें मालूम है, सीधी सी बात है, एक बात जान लीजिए, समान राशियों को ही जोड़ा जा सकता है, समान राशियों को ही घटाया जा सकता है। अर्थात जिन राशियों की यूनिट एक होगी उन्हें हम जोड़ सकते हैं और उन्हीं को हम घटा सकते हैं यदि वो वेक्टर क्वांटिटीज है। अगले पॉइंट का ये, या इसमें एक एग्जांपल पे भी चर्चा कर लीजिए। जैसे मान लो V1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, V2 इज इक्वल टू 20/2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, और A3 इज इक्वल टू, या A1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। आप लोग इसमें देखिए, यहां सेकेंड स्क्वायर, हमने देखा कि इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड, यहां पर यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हम यहां केवल इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं या इन्हीं क्वांटिटीज को घटा सकते हैं। हम इस क्वांटिटीज को इनके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर जो यूनिट है वो यूनिट इन दो की सेम है, लेकिन इस तीसरी क्वांटिटी की यूनिट डिफरेंट है। इसीलिए इन दो को हम जोड़ सकते हैं और इन दो को ही घटा सकते हैं। इसे इनके साथ ना हम जोड़ सकते हैं ना हम घटा सकते हैं। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिस पॉइंट का नाम है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
भाई ये जान लीजिए, यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल कैसे ज्ञात करेंगे? सुनिएगा, इसके कुछ रूल हैं। इसके हमने 3 रूल बताए हैं, क्योंकि भाई देखिएगा, दो वेक्टर्स जो हैं वो एक ही प्लेन में होंगे, सीधी सी बात है। ये हमेशा ध्यान रखो, दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। अगर दो वेक्टर हो तो दो वेक्टर एक ही प्लेन में होंगे, एक प्लेन में होंगे तो उनके बीच में कोई ना कोई एंगल भी बनना होगा। अब उस एंगल का जो मेजरमेंट है, उस एंगल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसके लिए 3 रूल है। सबसे पहली बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि दो वेक्टर्स के बीच में हमेशा जो एंगल होता है वो 0 से लेकर 180 डिग्री के मध्य होता है। 180 डिग्री से कभी भी एंगल ज्यादा नहीं हो सकता और 0 से कभी कम नहीं हो सकता। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये एंगल सदैव थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव, कि जो थीटा की वैल्यू है वो सदैव पॉजिटिव ही होगी, कभी ये नेगेटिव नहीं हो सकती। पहला नियम। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात आती है, जो नियम है सेकंड रूल, वो सेकंड रूल ये कहता है कि भाई अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दोनों वेक्टर्स की टेल से टेल मिलानी पड़ेगी। मतलब दो वेक्टर्स के मध्य एंगल को ज्ञात करने के लिए दोनों वेक्टर्स की टेल को आपस में ज्वाइन कराते हैं और उनके बीच में जो एंगल बनता है उसमें से सबसे छोटा एंगल जो होगा उसका मेजरमेंट कर लेते हैं, वही उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। बात ये आई, इसमें 3 रूल हो गए। पहला रूल, जो एंगल है वो 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में होगा। दूसरा रूल, एंगल पता करने के लिए टेल से टेल को मिलाते हैं। आप लोग जानते हो, हम तो ये कहते हैं ताल से ताल मिलाते चलो और एंगल का मान ज्ञात करते चलो, वीर तुम बढ़े चलो। देखिए, जब हम ताल से ताल मिलाते हैं, मतलब टेल से टेल मिलाते हैं, तो टेल से टेल मिलाते पर हम लोगों को एक रूल फॉलो करना पड़ता है जिसे हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग रूल कहते हैं। ये पैरेलल शिफ्टिंग रूल अभी पीछे एक पॉइंट में हमने पढ़ा था कि अगर किसी वेक्टर को उसके पैरेलल में शिफ्ट कर दिया जाए तो उसकी डायरेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस रूल को पैरेलल शिफ्टिंग रूल भी कहते हैं। देखिए, पहला रूल, एंगल 0 से 180 के बीच होगा। दूसरा रूल, दोनों वेक्टर की टेल से टेल मिलानी पड़ेगी। तीसरा रूल, टेल से टेल मिलाने के बाद उनके बीच में जो सबसे छोटा एंगल बनेगा वही उन दो के बीच में एंगल होगा। अब वो छोटा एंगल जो है कैसे, ये तो एक थ्योरेटिकल हो गया, अब हम लोग इसे समझ भी लेते हैं, मेरे तरीके से समझ लीजिए। और मैंने ये कहा है कि टेल से टेल मिलाने के लिए हम एक रूल का पालन करते हैं जिसका नाम है पैरेलल शिफ्टिंग रूल। देखें कैसे करके हम रूल बनाएंगे। देखिएगा, जैसा कि हमने अभी तुम्हें ये बताया कि एंगल जो है वो 0 से 180 के बीच में होगा। दूसरा रूल हमने बताया कि हमें टेल से टेल को ज्वाइन कराना है या मिलाना है। और तीसरा रूल हमने जो आपको बताया वो जब टेल से टेल को मिला देंगे तो जो स्मॉल एंगल है, इस स्मॉल एंगल को ही सेलेक्ट करना है या स्मॉल एंगल को ही रिपोर्ट करना है। टेल से टेल मिलाने के लिए मैंने आपसे कहा कि अगर हमें टेल से टेल को मिलाना है तो हमारे पास एक ये रूल है, पैरेलल शिफ्टिंग रूल। जैसे किस तरीके से अब हम लोग मिलाएंगे वो चीज और देख लीजिए। एग्जांपल देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर हम सबसे पहले एक ये हमने एग्जांपल ले लिया
ये एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, इनके बीच का जो ये एंगल है ये 130 डिग्री है, 130 डिग्री। हमें क्या करना है, टेल से टेल को मिलाना है। ए वेक्टर की टेल ये है, बी वेक्टर की टेल ये है। जब टेल से टेल को मिलाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, मैंने आपसे कहा कि टेल से टेल को जब हम मिलाएंगे तो हमें पैरेलल शिफ्टिंग रूल, जो ये वाला रूल था, पैरेलल शिफ्टिंग रूल, इस पैरेलल शिफ्टिंग रूल के द्वारा मैंने कहा कि अगर हम इस वेक्टर को इसके पैरेलल देखिएगा, अगर मैं इस वेक्टर को यहां से ला करके इस तरीके से इसके पैरेलल शिफ्ट कर देता हूं तो इसकी डायरेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ऐसी स्थिति में आप लोग देखिए ये कैसी कहानी बन जाएगी, ये तो भैया इस तरीके की कहानी बनेगी। ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, और ये जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना बनेगा, 50 डिग्री। तो अगर हम देखें कि ये एंगल कितना है, 50 डिग्री है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इनके बीच में दो एंगल बन रहा है, ये 50 डिग्री भी बनना है, और ये भी आप जानते हो कि ये वाला कितना 310 डिग्री भी बनना है। मैंने आपसे कहा था पहले रूल में, ये कहा था कि एंगल 0 से 180 के बीच में होगा। आप लोग देख लीजिए 50 डिग्री हो गया, क्योंकि ये 310 डिग्री है, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। या आप ये कह दीजिए कि सबसे पहले हम टेल से टेल को मिलाते हैं, इसके लिए पैरेलल शिफ्टिंग रूल का उपयोग करते हैं, और उसके बाद उन दोनों वेक्टर्स के बीच में बनने वाले स्मॉल एंगल को हम रिपोर्ट कर देते हैं, तो हमें वो एंगल पता चल जाता है कि इन दो वेक्टर्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 50 डिग्री का एंगल है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये एंगल 150 डिग्री है, कितना है, 150 डिग्री। इसे वेक्टर ए कहा हमने, इसे वेक्टर बी कहा। आप देखिए वेक्टर बी की टेल ये है, वेक्टर ए की टेल ये है। हमें क्या करना है, टेल से टेल को मिलाना है, और जब टेल से टेल को मिलाएंगे तो इसे ए को इसके पैरेलल में शिफ्ट कर लीजिए। पैरेलल में शिफ्ट करोगे, देखिएगा इस तरीके से आप शिफ्ट कर लो, ये एंगल जो बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा, अर्थात ये जो कहानी बनेगी वो इस तरीके से कहानी बनके तैयार हो जाएगी, वेक्टर बी वेक्टर ए और इनके बीच में जो ये एंगल है 30 डिग्री, स्मॉल एंगल, और जो स्मॉल एंगल है वो थीटा इक्वल कितना है, 30 डिग्री। कहने का मतलब यह है कि जब हमें किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पता करना है तो केवल हमें मुख्यतः दो बातों का ध्यान रखना है, टेल से टेल को मिलाना है, कौन से रूल की सहायता से, पैरेलल शिफ्टिंग रूल की सहायता से, और उनके बीच में स्मॉल एंगल को मेजर कर देंगे जो 180 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। उसी एंगल को हम लोग क्या कह देते हैं, उसी एंगल को एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कह देते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल है। लीजिए, ये वेक्टर्स ए है, ये वेक्टर्स बी है, ये वेक्टर्स सी है, ये वेक्टर्स डी है। हमने यहाँ पे देखा कि ये एंगल जो बनना है वो 40 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे ये एंगल जो बनना है ये 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे ये एंगल जो बनना है ये 60 डिग्री का एंगल है। ऐसी स्थिति में हमें ए एंड बी के बीच का एंगल पता करना है, ए एंड बी के बीच का एंगल पता करना है, वी एंड सी के बीच का एंगल पता करना है, सी एंड डी के बीच का एंगल पता करना है, और डी एंड ए के बीच का एंगल पता करना है। और एक एंगल आप सी एंड ए के बीच में भी पता कर सकते हो, ए एंड सी के बीच में भी एंगल पता करना है।
इसके लिए देखिए बिल्कुल आपको पैरेलल शिफ्टिंग कैसे करनी है, क्योंकि जब दो से ज़्यादा वेक्टर्स होते हैं तो आप इस तरीके से क्वाड्रेटिक सिस्टम, जो चतुर्थांश वाला सिस्टम रहता है, उसे आप बना लीजिए। और इसमें आपका ये ऑरिजिन पॉइंट है, मैं यहाँ पे इसे ऑरिजिन पॉइंट मान लूँगा। और इस ऑरिजिन पॉइंट के हिसाब से सबसे पहले अगर मैं बी को एडजस्ट कर दूँ तो ये जो बी है ये इस तरीके से हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए बी, ये एंगल देख लो बीच में, ये रहा, ये कितना बनना है 42। पैरेलल शिफ्टिंग रूल को यूज करिए, ये वाला वेक्टर इधर लेकर के आओगे तो जो वेक्टर ये है वो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। इस पे आइए, हम देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री, अगर मैं इसके पैरेलल इस वाली लाइन पे ला करके रख दूंगा तो आप लोग देखिएगा ये इस तरीके से हो जाएगा। ये ओरिजिन पॉइंट O था, ये आपका वेक्टर C हो जाएगा। आगे जाकर के हमने देखा कि ये और ये पैरेलल है, इसका मतलब इसकी बात हो रही है। इस वाले को लेकर के आइए, इसे हम इस तरीके से लेकर के आ गए, जिसमें ये एंगल जो है आप देख लो, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री है। अब आप बड़े आराम से सब कुछ पता कर सकते हैं। ये एंगल जो होगा आप जानते हैं 50 डिग्री होगा। चलिए पता करते हैं। सबसे पहले ए और बी के बीच में थीटा, देखो ए और बी के बीच में 40 डिग्री, बी और सी के बीच में आप देखते चले 50 डिग्री, सी और डी के बीच में सी और आपका वेक्टर डी ये था, यहां से लेकर के यहां तक का पूरा है 40, 60, 100 और 50 कितना हो जाएगा 150। डी और ए के बीच में, डी और ए के बीच में आप लोग देख लीजिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में आप लोग देख लें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। और मैंने आपसे कहा है कि जहां दो वेक्टर से ज्यादा वेक्टर्स दिए हों तो हम इस तरीके के पैटर्न द्वारा एंगल ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन इसमें भी हमें पैरेलल शिफ्टिंग रूल का यूज करना पड़ता है। एक और बेसिक प्रॉपर्टीज की बात हम लोग कर लेते हैं, जिसका नाम है रिजॉल्विंग ए वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। किसी वेक्टर को रिजॉल्व करके उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना, इस पे चर्चा करिए। सबसे पहली बात, ध्यान रखने वाली बात, हमेशा ध्यान रखना कि केवल वेक्टर क्वांटिटीज को ही रिजॉल्व करके कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। अगर स्केलर क्वांटिटी की बात की जाए तो स्केलर क्वांटिटी को कभी भी हम रिजॉल्व करके कंपोनेंट्स में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उसमें डायरेक्शन होती ही नहीं है। अब बात ये आती है कि हमें कंपोनेंट में तोड़ने की जरूरत क्या पड़ती है। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी जिसके कारण हमें वेक्टर्स को कंपोनेंट में तोड़ना पड़ता है, या जब कंपोनेंट में हम तोड़ते हैं तो किस तरीके से हम लोग तोड़ते हैं, तो इस पे पहले चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, क्योंकि अभी हम लोग जो कंपोनेंट में तोड़ने की बात कर रहे हैं वो 2 डायमेंशनल में तोड़ने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे एक प्लेन पर तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये हमारा एक वेक्टर्स है जिसका नाम वेक्टर ए है, और ये वेक्टर यहाँ एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। हमने देखा कि ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर की पर्टिकुलर डायरेक्शन ना तो x है ना ही पर्टिकुलर डायरेक्शन y है, ये x और y के बीच में कहीं भी है। यानी मैं ये कह सकता हूं, अगर आप लोग देखेंगे कि x एक्सिस के साथ जो ये वेक्टर है वो थीटा एंगल बना रहा है, तो और ध्यान रखना
अगर इस पूरे प्लेन में कोई वेक्टर कहीं भी हो तो आप ये समझ लीजिए कि उसका कुछ हिस्सा एक्स अक्ष पर भी है, उसका कुछ हिस्सा वाई अक्ष पर भी है। इसीलिए जैसे आप जानते हो हम लोग कोई साझेदारी में काम करते हैं, तो जब साझेदारी में काम किया जाता है तो जो फर्म रजिस्टर्ड होती है उसमें दोनों साझेदारों के नाम आते हैं, या हम उस फर्म का जो नाम रखते हैं आपने देखा होगा उसमें दोनों लोगों का नाम आता है, क्योंकि दोनों का उसमें क्या है, शेयर है। जब दोनों का हिस्सा है उसमें, इसीलिए तो दोनों के नाम हैं। तो अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन में होने का मतलब ये है कि इसमें कुछ शेयर एक्स एक्सिस का भी है, इसमें कुछ शेयर वाई एक्सिस का भी है। अब एक्स एक्सिस का शेयर कितना है, वाई एक्सिस का शेयर कितना है, ये चीज ज्ञात करने के लिए हम लोग इसे तोड़ते हैं कंपोनेंट्स में। कैसे पता करेंगे कि एक्स एक्सिस का शेयर कितना है? इसके लिए बिल्कुल आसान है। आप इस तरीके से, हमने डॉट 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 करके इन लाइनों को आगे बढ़ाया। अगर देखा जाए, अगर ये ओरिजिन पॉइंट है तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो भाग है वो एक्स एक्सिस का है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये वर्टिकली एक्सिस है, इस पर अगर मैं इसे बी कह दूँ, इसे ए कह दूँ, तो ओ ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो भाग है वो किसका है, एक्स एक्सिस का है, और ओ से लेकर बी तक वर्टिकल एक्सिस पर जो भाग है वो किसका है, वाई एक्सिस का है। अब इन्हें हम पता कैसे करेंगे? तो बिल्कुल आसान है। हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि अगर हमें ये पता करना है, क्योंकि थीटा के पास वाली कोर को अगर हमें पता करना है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉस थीटा। और कॉस थीटा बराबर, अगर हम देखेंगे इसे नाम कुछ और दे देते हैं, ए बी सी नाम दे देते हैं इसे, क्योंकि वेक्टर ए हमारा यहाँ पे भी है। अगर हम देखेंगे सी हमने नाम दे दिया तो कॉस थीटा का मतलब ये हुआ ओ सी बट्टे ओ ए, और अगर मैं यहाँ से ओ सी निकालूंगा तो ये ओ ए कॉस थीटा, और ओ ए ये पूरा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ, और ये जो लेंथ है आप पीछे पढ़ा है कि लेंथ इज रिप्रेजेंट टू मैग्नीट्यूड। इस आधार पर ओ सी कितना आएगा, मॉड ए कॉस थीटा। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो कंपोनेंट होगा मॉड ए कॉस थीटा निकल के आएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये कंपोनेंट कितना निकलेगा, अब आप इसी में फिर चर्चा कर लीजिए। ये वाला भाग साइन थीटा, क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल है, और हमने ये पढ़ा है कि किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने पर उसके डायरेक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और अगर इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आपस में इक्वल है तो उसके मैग्नीट्यूड में भी कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि अगर दो ये लाइंस आपस में बराबर हैं, अगर ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो आप वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों जो वेक्टर हैं उनकी लेंथ भी सेम है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, जब हम लोग यहाँ से पता करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन आपका ओ ए सी निकालेंगे तो ओ ए साइन थीटा आएगा, और यहाँ से अगर ए सी को देखेंगे तो ओ ए जो वैल्यू है वो आपका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है किसका, इस वेक्टर की, क्योंकि लेंथ हो गई। अभी हमने ये पढ़ा था कि यहाँ से ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ऐसी स्थिति में हम ये देख सकते हैं कि आपका जो ये कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट मॉड ए साइन थीटा होता है। आगे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो ये वेक्टर है, इस वेक्टर को मैंने यहाँ पॉइंट का नाम भी दे दिया है ए, इसीलिए मैंने अपनी कैलकुलेशंस में इस पॉइंट को ए मान करके और इस ओ ए को पूरा मैग्नीट्यूड मॉड ए मान करके पूरी कैलकुलेशंस को सॉल्व कर दिया है। आगे चलिए, आगे बात ये आई, जैसे अभी ये जो एंगल थीटा था, आप ये तो समझ ही चुके, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, और हमेशा ध्यान रखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में सदैव कॉस आता है और वर्टिकल कंपोनेंट में सदैव साइन आता है। अगर यही थीटा
यहाँ न होकर के ये थीटा इस जगह पर हो जाता, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाता और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट बन जाता। अगर आप इसे थीटा मान के करेंगे, अगर ये थीटा होता तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे में जो आपका ये कंपोनेंट है, अब ये मॉड ए कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट मॉड ए साइन थीटा हो जाएगा। आपको लगता है कि हमें तो पुराने तरीके से ही करेंगे, तो पुराने तरीके से भी आप देख सकते हैं, जैसे इसमें हमने ट्रायंगल बना करके किया था उसी तरीके से आप इसे भी कर सकते हैं। लेकिन यदि ये वेक्टर इस तरीके से एसोसिएट हुआ, देखिएगा, यदि ये वेक्टर ये ऑरिजिन पॉइंट हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसे मैंने नाम दिया वेक्टर ए, ये यहां से थीटा एंगल अगर बना रहा है